अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। खान साहब ने असेंबली के अंदर जो खिताब किया उसमें क्या जरूरत पेश आई थी कि अपनी 2 साला कारकर्दगी उनको बताना आई। एक तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन से मुल्क के अंदर बेहतरी आई है। क्या वाकई बेहतरी मुल्क के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन से आई है? उसने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई उबाम नहीं है। मैंने जो भी बात की है, मेरी जो भी हुकूमत आई है उसमें कोई उबाम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं तो जब से लॉकडाउन के ऊपर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया, एक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कभी कह रहे थे फ्लू है, कभी कह रहे थे जस्ट फ्लू है, कभी कहते थे बड़ा खतरनाक है। आज ही असद उमर साहब ने एक बात की है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, एहतियात न की तो हालात खराब हो सकते हैं। आज ही असद उमर ने यह बात कही आपके सामने। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल आपके सामने। फिर उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है, कहें कि स्लिप ऑफ टंग है, शहीद उनको कहा है उसामा बिन लादेन को। एक नई बहस ये फिर छेड़ रही है। फिर बिलावल साहब ने भी उनको कहा है कि आए मेरे साथ आके बहस करें, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। जिस चीज पे असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर आपकी जो स्पीच थी वो आवाम के लिए नहीं थी, सिलेक्टर्स के लिए थी। उन्होंने मैशियत की भी बात की, इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दी। एक मारूफ बिजनेसमैन है, सीनियर सियासतदान है, कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं, तमगा इम्तियाज उनको मिल चुका है। बहुत ही मोहतरम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एफपीसीसीआई के, मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर बहुत शुक्रिया। सर किस तरह आप तज्जिया करेंगे? कल खान साहब ने काफी चीजों के ऊपर डिस्कस किया। एक तो मुझे बहुत ही उनकी बॉडी लैंग्वेज जो लगी, ऐसी लगी कि काफी कंफ्यूजन नजर आई। काफी चीजों के ऊपर उन्होंने डिस्कशंस की, लॉकडाउन के ऊपर, स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर तजाद नहीं है मेरी बातों में। आप क्या कहेंगे सर? लेकिन जो चीज़ को उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की कल पूरे स्पीच में कि मेरे बयानात में कंफ्यूजन नहीं है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा वो कंफ्यूज मुझे कल नज़र आए। और वो थ्रू आउट कोरोना वायरस पे तो उनके जितने बयान हैं वो एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं, मुतज़ाद हैं। आप देखें पीक पीरियड की बात हुई, पहले उन्होंने कहा जी पीक पीरियड अप्रैल है, फिर मई आएगा, फिर जून, अब जुलाई और अगस्त की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन पे भी उनके बयानात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं ये समझता, वो एक तरफ कहते हैं कि जी घबराना नहीं है, ये कोई फ्लू टाइप की चीज़ है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि जी ये कोरोना जो है वो फैटल है, बहुत ख़तरनाक है। तो उनके बयानात में मुसलसल एक तज़ाद नज़र आया है, और वो जब ही होता है जब आपको कोई कन्फ्यूजन। जो चीज़ ज़्यादा कल जिसने मुझे कंसर्न हूँ जिसके लिए मैं, कि उन्होंने एक ऐसी बहस छेड़ दी जो उनके जैसे लीडर से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। देखिए उसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया एक दहशतगर्द मानती है, और दहशतगर्द की हैसियत से उसको उसका ख़ात्मा जो है किया गया है। आपने कंडेम भी किया है उसको। आप किसी भी सूरत में उसको शहीद नहीं कह सकते, क्योंकि शहीद कहने के माने हैं कि वो उसने फिर हमारे मज़हब में शहीद का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है, और वो रुतबा नोबल लोगों को जाता है, पारसा लोगों को जाता है, जिनकी कुर्बानियाँ होती हैं मज़हब के लिए, जिनकी कुर्बानियाँ होती हैं मुल्क के लिए। तो एक तो ये बात बड़ी गलत हो गई। अगर गलती हो गई थी, सबसे गलती होती है, स्लिप ऑफ टंग आपने कहा है, जैसे होता है, मुझसे भी होता है, आसमान से भी होता है, लेकिन वो बोल दे कि भाई ये मुझसे रवानी में ये सिलसिले में एक स्लिप ऑफ टंग हो गई, वो दहशतगर्द है। अगर ये उसकी इस तरह से तरदीद नहीं की और उस बात को वैसे ही कन्फ्यूजन में रखा, तो फिर उनके कुछ लोग ताल्लुक जोड़ देंगे फंडामेंटलिस्ट के साथ कि सर आप क्या फंडामेंटलिस्ट है और यही वजह है कि आप ओसामा बिन लादेन को शहीद कह रहे हैं। तो एक तो ये बात, लेकिन ये खान साहब की तरफ से अभी तक स्लिप ऑफ टंग की बात हुई नहीं है। अच्छा, वजीर आजम हाउस से पहले कहा
मार दिया है और फिर फौरन ही उसके साथ जुमला जुड़ा हुआ था शहीद। शहीद का अभी तक ये बात नहीं है, उसको कुछ clarify करना है। एमएनएज ने ये कहा है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक नहीं। इम्तियाज जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसने कहा नहीं कहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि स्लिप ऑफ टंग है तो उसको क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन अभी तक तो नहीं आई ना। हाँ तो फिर इसके माने वो अपने मौक़िफ़ पे या तो कायम है, जो कहा है वो उसको सही समझते हैं। फिर हाँ, जब भी तो हाँ, तरदीद हाँ, और तस्दीक का अभी तक पता नहीं हुआ। सर दूसरी चीज, क्या आपको क्या लग रहा है, एक तो आप बिजनेसमैन भी हैं, सियासतदान भी, दोनों चीजों को आप देखते हैं, क्या वाकई स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बेहतरी आई है सर? देखिए पहली चीज तो यह है कि हमारा लॉकडाउन जो हमने शुरू में किया था उससे यकीनन इफेक्टिव और मौसर लॉकडाउन था, बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन उसके बाद जब आप स्मार्ट लॉकडाउन पर आए हैं और फिर ईद पे जैसे आपने खोल दिया, उसके बाद कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े और उसमें अमवात भी बढ़ी हैं और डायग्नोज भी केसेस हुए हैं। अब ये हालत है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 85-90% बेड कैपेसिटी, वेंटिलेटर कैपेसिटी जो हैं वो यूज्ड में है, ख़त्म होने पर हैं। अगर ज़्यादा लोग किसी तरह से आते हैं तो उनकी फैसिलिटीज़ बहुत मुश्किल होगी उनको प्रोवाइड करना। मैं ये समझता हूँ कि आप इसमें कोई जिद्दत नहीं करें, आप पूरी दुनिया को देखें, दुनिया ने क्या मॉडल इख्तियार किया। आप रॉकेट साइंस की क्यों बात कर रहे हैं? दुनिया ने जो मॉडल इख्तियार किया था वो ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने रखी। हमने शुरू में बिल्कुल ये रखा था, उसके बाद फिर हमने स्मार्ट लॉकडाउन में न तीतर न बटेर, न तीतर न बटेर है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान अब उन चंद ममालिक में 5-6 ममालिक में आ गया है जहाँ बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस की फैलाव भी हो रहा है और अमवात भी हो रही हैं और ये लहम फ़िक्रिया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना है कि उनके हमारे वसाइल इजाज़त नहीं देते कि हम मौसर और 100% लॉकडाउन रखें। लिहाजा हमें उनको स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जॉब्स पे, डेली वेजर्स को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मौके देने होंगे। एक और चीज सर, जवाब उनसे मांगा जाए जिन्होंने इस मुल्क को इस हाल में छोड़ के गए। क्या वजीर आजम से, क्या इमरान खान साहब से जवाब 2 साल का नहीं मांगा जा सकता? सर 2 साल एक सबसे बड़ा अर्सा है। आपने मेरे दिल का सवाल करा इम्तियाज, मैं मशकूर हूँ आपका। पहली चीज़ तो यह है कि दुनिया की चीज़ इन्होंने इस बजट में और मुल्क की माशत का इल्ज़ाम जो है वो कोरोना पे डाल दिया। कोरोना सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई में 3 महीने 3.5 महीने अब तक हुए हैं जिसमें कोरोना का इम्पैक्ट था। उससे पहले के 9 महीने के जो 3 क्वार्टर्स हैं, 3 छमाही हैं, वो तो कोरोना दूर दूर तक नहीं था। उसमें आपके कारकर्दगी क्या रही है? उसमें आपके कारकर्दगी के तमाम माशी हदाइफ जो हैं वो अचीव नहीं हुए। जीडीपी ग्रोथ -4 पे आ गई है, ज़राअत माइनस में आ गई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस में आ गई है, सर्विस सेक्टर माइनस में आ गया है। और एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, मेरा कॉलम भी जंग में मैंने आपको भेजा था, आपने पढ़ा। अब हुकूमत ने खुद हाथ खड़ा कर लिया है सनत की तरफ से। पिछली बार -2.4 सनत थी और इस बार जो टारगेट रखा है इस साल में वो -7 है या 7। 1% से भी कम आप अगर टारगेट रख रहे हैं तो आप खुद ही ये बात मान रहे हैं कि अब हमारी सनत में उठने की और रिवाइवल की सकत नहीं रही है। चले, अगर सनत को आप तरजीह नहीं दे रहे और उनको प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहे तो दूसरे सेक्टर्स के लिए आपने कुछ नहीं किया। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंडिजिनस सेक्टर है, ज़राअत, 4 मौसम है, सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, मेहनत कश किसान है और आपके पास फर्टाइल ज़रख़ेज़ ज़मीन है। आप ज़राअत को इंडिजिनस सेक्टरों के आके आपको ग्रेन मिल सके, आपको गेहूँ, शक्कर, आपको वो तमाम ज़रूरी अजनास जिससे आदमी कम से कम 2 वक्त का पेट पूरा कर सकता है, उसके ऊपर फोकस आप नजर आए। और न सिर्फ पाकिस्तान में सेल्फ रिलायंस हो बल्कि आप खलीजी ममालिक को फूड सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, वो नहीं की। मैंने अपने कॉलम में भी लिखा था कि अब आप ज़राअत, लाइव स्टॉक, फिशरी, डेयरीज, IT एंड डोमेस्टिक कॉमर्स वो सेक्टर होंगे। सनत इतनी जल्दी नहीं उठती। अब आज मेरी बात लिख लें और मैं इसके ऊपर बहस करने के लिए किसी भी चैनल पर तैयार हूँ, क्योंकि
ऑर्डर्स रुक गए हैं, ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, दुनिया में ग्लोबल डिमांड कम हो गई है, लोगों की दुनिया में तरजीहात कम हो गई हैं। आज कोई नई जीन मेरी ज़ारा की या डीजल की या गैप की नहीं पहनेगा, उसको ज़रूरत है फूड स्टफ की। लेकिन क्या क्या डॉक्टर साहब, फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है कि दुनिया खुल रही है, लॉकडाउन ईज हुआ है, लोग दुनिया को खोल रहे हैं, बिजनेसेस खुल रहे हैं, क्या ये वजीर आजम की लॉजिक और आर्ग्यू आपको समझ आ रही है एज अ बिजनेसमैन? देखिए, दुनिया की फंडामेंटल और पाकिस्तान की फंडामेंटल डिफरेंट है। आप अगर पाकिस्तान को फ्रांस से कंपेयर करेंगे, यूरोप से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, आप गलती पे हैं। उनके सोशल सेफ्टी नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। 2-2 हज़ार पाउंड के, मेरे दोस्त हैं लंदन में जिनकी डंकिन डोनट की चेनें हैं, उनके जितने स्टाफ थे उसके लिए 2-2 हज़ार पाउंड के चेक वीकली आए हैं कि ये आप उनको निकाले नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी। मोरक्को एक गरीब मुल्क है, हमारे बिजनेस है, हमारे शोरूम्स है मोरक्को में, उन्होंने 2000 दिरहम जो है मोरक्कन दिरहम की पेमेंटें की हैं सोशल सिक्योरिटी के गेंद। तो ये वो ममालिक हैं जिनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा फाल है और सोशल सेफ्टी नेट जो है वो स्ट्रांग है। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई सहूलत क्या डॉक्टर साहब, ये हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब एज अ वजीर आजम, ये कोरोना के पीछे छुप रहे हैं, अपनी नाअहली, अपनी नाकामी, अपनी गवर्नेंस मिसमैनेजमेंट को छुपा रहे हैं? लेकिन दो चीज़ों में इन्होंने सहारा लेने की कोशिश की है या अपने आप को हाइड करने की कोशिश की, जो आपका अल्फाज है। दो चीज़ें, एक इन्होंने करप्शन का नारा लगाया था और ये इलेक्शन भी करप्शन 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 करके आए थे। फिर आपने करप्शन पे चीनी की रिपोर्ट देखी, फिर आपने करप्शन पे आटे की रिपोर्टें देखी और करप्शन के ऊपर फिर IPPs, और उन्होंने लोगों को करप्शन में उलझा के रखा। भाई मेरे, करप्शन गुड गवर्नेंस का 10% होता है, 90% बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक गुड गवर्नेंस में आपको दिखानी पड़ती हैं, वो आपकी कहाँ है, कुछ नहीं नजर आती। दूसरी चीज़, कोरोना, इनको एक शील्ड मिल गई। वो कोरोना को 3-3.5 महीने हुए हैं सिर्फ। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि कोरोना से इस गवर्नमेंट को फायदा हुआ है? ये एक पूरे बजट की स्पीच यही है कि हम ये कर लेते अगर कोरोना ना होता, हम ये कर लेते अगर कोरोना नहीं होता। मेरे तमाम तज्जियात आपने भी सुने होंगे, उस दिन 10-12 टीवी चैनल्स पे थे और कॉलम में भी लिखा है कि भाई कोरोना 3-3.5 महीने आया है, बाकी आपको जो 9 महीने थे आपकी क्या एक सेक्टर मुझे बता दें जिसमें इनकी कारकर्दगी अच्छी। यानी कि 1 साल पहले भी 7 महीने, ये भी गवर्नमेंट ने 17 महीने में कुछ भी डॉक्टर साहब ने नहीं किया। सबसे ज्यादा कर्ज ब्रेक का टाइम हो गया है। 17 महीने में एक तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, दूसरा नेब खेलते रहे, नेब करते रहे, नेब से डराते रहे, नेब की वजह से न बिजनेसमैन ने कुछ किया, न ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ किया, मुल्क की तबाही होती रही। ब्रेक के बाद आते ना, ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब मेरे साथ हैं स्टूडियो में। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। एक तो आप एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर भी रहे, बहुत ही करीब ये प्राइम मिनिस्टर के साथ रहना, यानी कि आप रियासत को भी देखते रहे, मुल्क को भी देखते रहे, इकोनॉमी को भी देखते रहे, सियासत को भी देखते रहे, दुनिया को भी आप देखते रहे, दुनिया के ट्रेंड का भी आपको पता चला कि दुनिया में क्या क्या होता है बिजनेस में। डॉक्टर साहब, खान साहब ने जिस तरह बाहर की इकोनॉमी को कंपेयर किया हमारी इकोनॉमी को, जिस तरह नेब को एक्टिव किया, बिजनेसमैन डरा हुआ, ब्यूरोक्रेट डरा हुआ, जिस तरह अभी ट्रिलियंस की बात उन्होंने की, ये किस तरह, किस डायरेक्शन को लेके जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? देखिए, आपने ब्यूरोक्रेसी को डरा दिया है, कोई डिसीजंस नहीं हो रहे। बिजनेसमैन को आपने मार्कअप बढ़ा के 13.25% स्टेट बैंक का हुआ था और लैंडिंग रेट 16 और 17% में होता। कोई माइक हलाल इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। मैं भी अगर इंडस्ट्री लगाता हूँ ना तो 1 साल में डिफॉल्ट होऊंगा, मैंने चाबी बैंक को देनी है, मैं ना दहिंदगा होऊंगा। 17% मार्कअप में मैं कोई इंडस्ट्री और कोई एक्सपेंशन नहीं कर सकता। तो आपने खुद ही, अब उन्हें हमने बोल के, गवर्नर स्टेट बैंक दोस्त हमारे, आप जानते हैं, उनसे हमने कहा कि कम करें मार्कअप, सिंगल डिजिट करें। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारी बात मानी। कम करते करते 8 लाए थे, कल उन्होंने 7 कराए। कितने से? 13.25 से 7 पे लाए।
अब दो फायदे हुए हैं। एक तो हमारी माली लागत कम हो जाएगी, दूसरे आपके कर्जे इतने ट्रेजरी बिल से, और आप 14% पे 13% पे कर्जे ले रहे थे, अब आप 7% पे हैं। तो जो आप मार्कअप पे करती थी हुकूमत गवर्नमेंट बोरिंग पे, वो आधी हो गई। 1% कम होता है तो 250 अरब में कमी होती है, 6% कम हुआ है तो आप देखें 1500 अरब रुपए तो आप किस तरह बच गए जो कर्जों पे आप सूद की मद में दे रहे थे। तो ये गलत पॉलिसी है। अब उन्होंने डॉलर को डिवैल्यू करना शुरू करा कि जी खूब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, खूब डॉलर को 168 रुपए पे ले आए। ठीक है, $1 एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है, $1 5 सालों में। मैं इन 2 सालों को नहीं कह रहा हूँ, गुज़िश्ता 3 साल पिछली हुकूमत के और 2 साल इस। लेकिन ये बार बार हुकूमत दो चीजों पे आ जाती है, नवाज शरीफ जिम्मेदार, जरदारी जिम्मेदार, ये चोर वो करप्ट, ये चोर वो करप्ट। सर किस तरह इस तरह हुकूमतें चलती हैं? पहली चीज तो यह है कि वो चोर हैं, वो नॉन परफॉर्मर हैं, उनके कारकर्दगी जीरो रही है। लोग जब भी तो आपको लाए, आप कारकर्दगी करके दिखा देना। अगर आप बात ही वहीं से शुरू करेंगे, जी हमें विरसे में ये मिला, हमें विरसे में, आपने कोई रोड मैप नहीं बनाया था, आपने कोई तैयारी नहीं थी। उम्र दो चीजें करे सही, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, हाँ। 20 बिलियन डॉलर्स की एक बात की है, 6000 अरब रुपए कर्जा स्टेट बैंक का, बड़ा क्रेडिट इसका खान साहब ने कल लेने की बात की है। क्या कहेंगे, वाकई ये क्रेडिट उनका है कि उन्होंने ये वाकई क्रेडिट लिया है कि ये चीजें मैंने की है? इसके टुकड़ों में बात हो रही है। 8-8 बिलियन डॉलर के 2 कर्जे लिए हैं 2 सालों में पीटीआई हुकूमत में, $15 बिलियन। ये मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं और मैं स्टैंड करता हूं। तो $15 बिलियन तो 2 सालों में इनकी हुकूमत में ये फॉरेन करेंसी में डॉलर में लोन ले चुके हैं। उसके बाद ये स्टेट बैंक से पाबंदी IMF की थी, ये नहीं लेंगे, ये बैंकों से कर्जे नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने दूसरे मद में जो कर्जे लिए हैं वो रिकॉर्ड हाई कर्जे हैं, बोरिंग है पीटीआई गवर्नमेंट की विज़ पिछली हुकूमत है। जीडीपी की बात कर लें आप, जीडीपी में आपने इस साल की जो कारकर्दगी ख़त्म हुई है वो 0.7% इन्होंने ग्रोथ हासिल की, और इस बार भी IMF कह रहा है कि 1% जीडीपी होगी, वर्ल्ड बैंक कह रहा है 1% जीडीपी। 1% जीडीपी के माने जरा सुनने से, अगर जीडीपी ग्रोथ 5% से 1% होती है तो 4% कम होने के माने 1% में 8 लाख लोग बेरोजगार होते हैं, 4% में 32 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। असद उमर ने कहा है कि कोरोना वायरस के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं और मुतवक्के है कि 1,80,00,000 लोग बेरोजगार होंगे, 10 लाख इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद होंगे। इसके माने 50% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। और वो वक्त आ गया जब सफ़ेद पोश आदमी जिसके लिए हाथ फैलाना मौत होता था, अब वो मजबूर होकर हाथ फैलाने लगे। दो चीजें सर, ये गवर्नमेंट, एक तो वुज़रा आपस में लड़ रहे हैं, आपके सामने हैं, और ये जो वुज़रा आपस में लड़ रहे हैं कि वो कोरोना से क्या लड़ेंगे, जो गवर्नमेंट की लड़ाई सिंध गवर्नमेंट से हो वो कोरोना से क्या लड़ेगी। 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, वजीर आजम कहते हैं कि एक सूबे का वजीर आला आमिर है, उसको वजाहत करना पड़ेगी, क्या होगी उसकी वजाहत। एक चीज है, एनडीए में कैसे काम कर रहा है, कैसे खर्चे हो रहे हैं, उसकी निगरानी है या नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है। सर तो ये मुल्क किस तरफ, ये तो इनकी हुकूमत है, आटा चीनी आपके सामने। जरदारी साहब को आप बाहर नहीं छोड़ रहे, शहबाज शरीफ को आप बाहर नहीं, जहांगीर तरीन इस मुल्क से कैसे बाहर गया, उसको क्यों नहीं रोका गया, मेडिसिन का इस मुल्क के अंदर क्या हुआ, उसका एक भाई मिनिस्टर करीब, कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी। डॉक्टर साहब ये तो अच्छी हुकूमत थी, ये तो अच्छे लोगों की हुकूमत थी, बेहतर लोगों की हुकूमत थी, इन लोगों का भी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। देखिए पहली चीज तो ये है कि मैं एनडीएमए वाली बात कर लेता हूँ। हमारी हुकूमत की पूरी तवज्जो इस वजीर आजम साहब की थी कि वो डोनर्स एजेंसी से इन्होंने हेल्प। सर मैं एक, मेरे साथ डॉक्टर रमेश कुमार
पीटीआई के एमएनए बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं, और मैं डॉक्टर साहब आपको वो वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया सर। हुक्म। डॉक्टर साहब, आपने भी स्पीच वजीर आजम की देखी, सबसे बड़ा एक तनकीद की जा रही है कि एक दहशतगर्द को, जिसको सब हम दहशतगर्द समझते हैं, उसको वजीर आजम ने शहीद करार दिया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे और ओसामा बिन लादेन का सबको पता है, मगर प्राइम मिनिस्टर का अल्फाज जो था उसका मकसद और था। उनका मकसद ये था कि वो दहशतगर्द था या जो भी था, और बिल्कुल वो दहशतगर्द था, मगर उसको एक तरीके से दूसरे मुल्क के अंदर एक इत्तेहादी आके उनकी सोवेनिटी का ख्याल नहीं किया जाए और इस तरीके से हमला करके चले जाए, तो वो गलत था। मगर शहीद जो करार दिया, मैं समझता हूँ वो गलत था। और शाह महमूद कुरैशी जब बाहर आए, मैंने कल भी ये बात की और आज भी अपनी पार्टी में बात की थी कि शाह साहब को जब बाहर आए और अगर प्राइम मिनिस्टर ने शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया तो बाहर आके उसको क्लियर कर देते, जो मैंने तो आज ये जो है ना वो सारा दिन मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं करते। मैं कहता हूँ कि शहीद नहीं होना का लफ्ज जो है वो नहीं कहना चाहिए था। अभी तक तस्दीक और तरदीद क्यों नहीं कही जाती प्राइम मिनिस्टर हाउस से सर? नहीं, वो तो उसी टाइम हो गई। हर जैसे मैं पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन बोल रहा हूँ, अली जद्दी है, दूसरे जो भी मिनिस्टर वगैरह आ रहे हैं, अगर किसी से भी पूछा जा रहा है तो वो तो कोई नहीं कह रहा है कि शहीद जो है, वो कह रहे हैं सर मैं वैसे तो वजीर आजम एक एक चीज पे ट्वीट कर देते हैं, इसी पे भी एक ट्वीट कर देते सर। एक हर चीज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर स्लिप ऑफ टंग के ऊपर जो है वो बात, मैं समझता हूँ उसकी क्लियरिफिकेशन कल से अभी तक जितने भी टॉक शो सर वो आए हैं, मैं आपकी बात से इनकार नहीं हूं, लेकिन वजीर आजम हर चीज पे ट्वीट कर देते, इस पे ट्वीट कर देते, कोई मसला नहीं था, वो भी आ जाएगा। ठीक है सर। दूसरी चीज पे आ जाते हैं सर। क्या जो आप भी इस चीज से मुत्तफिक हैं, देखें आप भी सियासी हैं, पॉलिटिकल माइंड रखते हैं, जो बात फवाद चौधरी साहब ने की है वो हकीकत पसंदाना तो बात की है कि नॉन पॉलिटिकल लोग आगे आ गए, एक पॉलिटिकल स्पेस हुई, अंदर ग्रुपिंग बनी, ये उन्होंने बात तो सही की है सर। देखिए, हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ सोच वाले लोग होते हैं, इंटरनल डिफरेंसेस हर पार्टी के अंदर होते हैं, और मगर ये पब्लिकली नहीं आना चाहिए। और मगर आपने देखा है 18 साल से, तो आप भी इस चीजों को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और पीपुल्स पार्टी देखी, मोहतरमा का टाइम देखा, आसिफ साहब का अलग ग्रुप था, मोहतरमा का अलग ग्रुप था, शहबाज शरीफ का अलग ग्रुप था, मियां साहब का अलग ग्रुप था। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये सोच होती है, मगर जो कमांड होती है वो हमेशा बॉस ऑलवेज राइट की होती है और वही डिसीजन पाए जाते हैं। रही बात इलेक्टेड और अपना सिलेक्टेड लोगों की, देखिए वो इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर उसके लिए राइट पर्सन फॉर राइट जॉब पे होना वो बड़ा इशू है। मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं आना चाहिए जो इलेक्टेड नहीं हो, भले सिलेक्टेड हो, आप उसको टिक एंड चूज करके, मगर वो उस जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ये प्रायोरिटी हमारा मैनिफेस्टो है और इस मैनिफेस्टो को ख्याल भी किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इस मैनिफेस्टो को 100% जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, मगर कोशिश की गई है और कुछ कोताहियां जरूर हमारी है, जिन कोताहियों को हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि 2 साल हमें गुजर चुके हैं और 2 साल के बाद अगर हमने कोताहियां ये दूर नहीं की तो मैं समझता हूं जैसे माजी की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आज भी हम उंगली उठाते रहते हैं, तो फिर हमारे ऊपर भी ये बात आएगी। तो इस वजह से इनको हमारे दोस्त हैं और अच्छी बात कर रहे हैं सर। डॉक्टर साहब एक चीज, जितनी भी यानी कि मैं आपको बताऊं, आप हमेशा पढ़ी लिखी बात करते हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, नेशनल इंटरनेशनल चीजों पे लिखते हैं। खान साहब जितने भी नॉन पॉलिटिकल या एडवाइजर्स जो नहीं जीत गए हैं, शहबाज गिल जैसे लोग, बाबर अवान जैसे लोग, इनको शाबाशी भी देते हैं, जितनी यानी कि ऐसी ज़बान एग्रेसिव यूज करते हैं, एक चीज। और दूसरी बात है कि बिलावजह तनकीद करते हैं, बिलावजह दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। खान साहब इनको शाबाशी क्यों देते हैं सर?
हाँ, देखिए इम्तियाज मीर, मैं कल प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई और आधा घंटा हमने काफी डिटेल में बातें की। मैं आज भी बहुत सेटिस्फाई हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की विल, उसकी नीयत, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर नहीं शक है और नहीं किसी ऐसी कोई नेगेटिव सोच है। वो चाहते हैं मुल्क की खिदमत करना। आपने जैसे शहबाज गिल की बात की, शहबाज गिल के बेचारे के हाथ में क्या है? वो एक स्टेटमेंट देने के लिए है, उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है कि हम कहें कि भाई इसको हमने हेल्थ दे दिया या इसको एजुकेशन दे दिया, ये उसका रिलेटेड बंदा नहीं है। तो इस वजह से हमें उसके ऊपर रही बात बाबर अवान की। बाबर अवान एक लॉयर है और उसकी पार्टी के साथ एक एफिलिएशन है। अगर वो कानून के हवाले से, पार्लियामेंट्री रूल्स रेगुलेशन के हवाले से अगर कोई पार्टी के सीनियर कारकुन है और मदद करता है तो कोई हर्ज नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो जिन इदारों से रिलेटेड नहीं है और उनको लगाया गया है, उनके ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उनके ऊपर क्रिटिसाइज मैं समझता हूँ आगे चल के उन चीजों को, अगर किस बंदे ने प्राइम मिनिस्टर को अगर आगे कहा कि मेरे पास ये मास्टरी है, मैं इस हवाले से काम कर सकता हूँ, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको 2 महीने या 4 महीने का या 6 महीने का चांस दिया, मगर कम से कम चेक एंड बैलेंस जरूर है। उसको चेक किया जाता है कि वो कितने कदर काम कर रहा है, कितने पहले ये चेक एंड बैलेंस नहीं होता था। पहले वीकली जो है वो कैबिनेट की मीटिंग है नहीं होती थी, पहले कभी कमीशनें आती थी, उन कमीशनों की रिपोर्ट है जो वो पब्लिकली नहीं होती थी। मगर आज आप देखें कि ये रिपोर्ट्स भी पब्लिकली आ रही है, कमीशनिंग की रिपोर्ट है। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि अगर कोई अपने भी अलायंस लोग हैं, अगर वो उस चीजों में इन्वॉल्व है तो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। डॉक्टर साहब मेरे साथ स्टूडियो में, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। डॉक्टर रमेश कुमार साहब मेरे साथ स्टूडियो में, टेलीफोन लाइन पे थे ना। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद। वेलकम नाजरीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है खियलदास कोहिस्तानी साहब, पीएमएलएन के एमएनए, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। मैं आपको वो वेलकम करता हूं अपने शो में सर। किस तरह आपने भी स्पीच सुनी है, किस तरह आप स्पीच को देख रहे हैं? जिस तरह उन्होंने काफी 2-3 चीजें, एक तो उसने कहा कि लॉकडाउन से बेहतरी आई है खान साहब ने, दूसरा इकोनॉमी के हवाले से भी बात की, तीसरा उसने कहा है कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार जो हैं पिछली गवर्नमेंट्स हैं, और मेरे ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते, मुझसे नहीं पूछ सकते, उनसे पूछें जो पिछले थे जिन्होंने हुकूमत की थी। क्या कहेंगे? इम्तियाज मीर साहब, देखें, वजीर आजम की कंफ्यूज पॉलिसी तो हमने देखी थी इन 20 महीनों में, मगर मैं करीब उसके बैठा हुआ था। मैं वो आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि उसको मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी बड़े कल कंफ्यूज थे। और जो कल उसने एक बात की कि जो ना मेरे बयानों में कोरोना के मतलब कोई तजाद नहीं है, तो आप उनकी वीडियो अगर आपके पास चल रहे हैं तो आप चलाएं, वरना पूरे पाकिस्तान की अवाम बल्कि दुनिया इसका मजाक उड़ा रही है। जिस तरह इनके बयानात कोरोना पे आए थे, पहले अवाम को किस तरह इसने गुमराह किया है और किस तरह सूबों से ये लीड करता कि कौमी मतलब पॉलिसी बना के वज़ीर आज़म था, चारों सूबों को, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित को लीड करता, और फिर कहा कि मैं एक आपको इसमें सिर्फ कोरोना में बता दूं इसका तजाद जो है। इन्होंने कहा कि सूबों ने मुझसे पूछा नहीं और सूबों ने खुद ही कर दिया। और आपको याद होगा, मुझे तो पक्का याद है, मैं आपको बल्कि आप टीवी से सबको याद दिला दूं, देखें होना, मैं यही कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म को कौमी पॉलिसी करके लॉकडाउन का ऐलान करना चाहिए था। अगर सूबों ने अगर इनके सामने ये बात रखी तो इसने नहीं मानी, इसकी जाती अना थी। आपको याद होगा कि आप उस दिन निकालें, DGISPR ने एक ट्वीट की कि पूरे पाकिस्तान में, हाँ सही याद है, DGISPR। तो मतलब हमारी जो कौमी इदारे हैं, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के जो ये अहम इदारा है, जो भी बहरान आते हैं, तूफान आते हैं, जल्जले आते हैं, तो वो बड़ी वो इनिशिएटिव लेते हैं। तो मतलब एक इदारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने नहीं लिया, और ये वहाँ से ये आया और पूरी कौमी पॉलिसी ये हमारी थी। तो इसमें सूबों का सिर्फ ये कहता है कि सूबों ने मेरे से नहीं पूछा। तो ये बड़ा तजाद है जो ये कल जो बातें थी, पूरी तकरीर जो थी इसकी तजादों से भरी हुई थी। मैं इसके जो 20 महीनों के बयानात पे तो मैं जा ही नहीं रहा, मैं इसको इस जो कल जो स्पीच थी मैं उसको बता रहा हूँ। दूसरी बात, उन्होंने जो एदाद और शुमार बताया वो सारा झूठ था।
उसमें कोई हकायक नहीं थी। पहला झूठ जो उसने बोला, उसने कहा कि 31,000 रुपया बोझ हम पे दे गए। मैं आपको वादे बता दूं, जब तो पीपल्स पार्टी को 2008 में हुकूमत मिली थी तो तब वक्त पाकिस्तान पे कर्जा था 8,000 अरब डॉलर। उसके बाद 2013 में हमें पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट दी तो तब था 14,000। फिर उसके बाद जब हमने छोड़ी तो हम इसको 24,000 पे दे के गए। इनकी खुद की जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आई है उसमें लिखा हुआ है 24,000 में हमें मिला था। ठीक है, मैं सही 6,000 का इतना बड़ा झूठ। और दूसरा जो चीनी स्कैंडल पे इसने बात की कि चीनी टेलीफोन लाइन पर में मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर मिर्जा अख्तियार सर। बिलावल साहब ने भी कहा कि इनकी नाकाम पॉलिसियों से स्प्रेड भी बड़ा है, कोई पॉलिसी नहीं है, कमजोर पॉलिसी है, कठपुतली है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिलावल साहब ने कल बहुत ही जामे एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है। पहली चीज तो उन्होंने जो कही कि मुल्क की माशत को उन्होंने तबाह कर दिया है और कोरोना का सहारा लेके हर चीज को ये मुल्क की माशत को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया है। बेरोजगारियां जो बढ़ गई हैं, जो एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई है, जो आपका बजट डेफिसिट है वो 9% तक पहुंच गया है। इसके आगे तो रेड बत्ती आ जाती है, इससे आगे हाईएस्ट इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। तो ये कर्जे आपने बढ़ा दिए हैं और उसके बाद इकॉनमी नहीं संभल के दे रही। दूसरी चीज़ जो मुझे फिक्र लग रही है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की होगी, इसलिए 500 अरब रुपए इन्होंने 3 अदारों से 2 दिन में लिए 500 यानी 1.5 अरब रुपए, और ये कोरोना के लिए लिए गए। हम चाहते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी हो, ये फंड्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल, कहाँ से खर्च हो रहे हैं। फिर बिलावल साहब ने जो उनको कहा कि सिंध गवर्नमेंट की अब भी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव टेस्टिंग है और उसकी वजह से हम यहाँ पे सही लोगों को डायग्नोज कर रहे हैं। उसके बाद मुनाजरे के लिए उन्होंने कहा कि आपको अगर मेरी किसी बात के ऊपर इख्तिलाफ है, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, किसी भी फोरम में आ जाए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी, खियालदार साहब आपकी, बड़ी किसी भी जगह पे आ जाएं, हम बैठने के लिए तैयार हैं। ये तकरीर अवाम के लिए नहीं, सिलेक्टर्स के लिए थी। इस मुल्क के लिए खुदारा सब ऑन पेज हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।